हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। अब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले मैं जिस महाद्वीप के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अफ्रीका महाद्वीप। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। चूंकि ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। और भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट झीलें पाई जाती हैं। हमारी नील नदी जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में है। और जो आपका सहारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो भी आपका अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जिसमें से जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि कर्क इसको बोलते हैं, कर्क रेखा, इसके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि है आपकी मकर रेखा, और विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर, ये तीनों के तीनों पास होते हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका। ओके, और इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट और ब्लैक कॉन्टिनेंट अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ओके, ये सारे पॉइंट आप हमारे साथ लिखते चल सकते हैं। इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। ओके, अच्छा, ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है इसकी लोकेशन समझ लीजिए, इसकी भौगोलिक स्थिति समझ लीजिए। ये देखिए पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप है। सॉरी, इसके उत्तर में आपको भूमध्य सागर मिलता है, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है। ठीक है, और आपके पूर्व में आपको हिंद महासागर मिलेगा, इंडियन ओशन पूर्व में, और वेस्ट में आपको मिलेगा साउथ अटलांटिक ओशियन, दक्षिणी अटलांटिक ओशियन। और ऊपर इधर जाएंगे आप नॉर्थ वेस्ट में तो यहाँ पर भी आपको अटलांटिक ओशियन मिलेगा। मतलब कि पश्चिमी साइड में आपको अटलांटिक महासागर मिलता है। ठीक है, तो ये तो आपके जो महासागर हो गए उसके आसपास। अच्छा, ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है ये यूरोप को एक जगह पर टच करता है, ये देखिए, है ना, ये आपका स्पेन है। ओके, और यहां पर है आपका मोरक्को। ठीक है, तो मोरक्को और स्पेन आपस में एक जगह पर टच करते हुए प्रतीत होते हैं। टच नहीं करता है क्योंकि उनके बीच हल्का सा गैप है, और इस गैप को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर जिब्राल्टर जल संधि। ओके, तो ये है आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका के बीच में, जो कि एक्चुअली स्पेन और मोरक्को के बीच में है। जो देश है यहाँ पर यूरोप में वो स्पेन है, और जो देश है अफ्रीका में वो है मोरक्को। ठीक, और अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप को दो जगह टच करता है, एक आपका यहाँ पर ये देखिए और दूसरा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप जो है ये यूरोप को एक जगह टच करता है। ठीक है, वन प्लेस, है ना। इसके बाद जो एशिया महाद्वीप है उसको दो जगह टच करता है। ठीक, ये कहां पर टच करता है, स्पेन और मोरक्को आपस में टच करते हैं। ठीक है, और क्या बनता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जल संधि। और जो एशिया में दो जगह टच करता है, एक जगह आपका टच करता है जहां पर स्वेज, देखो ये जो स्वेज कैनाल है वहीं पर बनाई गई है। क्योंकि यहाँ पर टच करता था तो अंग्रेजों ने उसको काट के यहाँ से रास्ता बना दिया, तो ये कैनाल बना दी गई जिससे कि शिप पास हो सके। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो टच करता है ये जॉर्डन और मिस्र के बीच में, यहाँ पर ही जॉर्डन है और मिस्र। ठीक है, आप इस मैप में अच्छे समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इजिप्ट है, मिस्र, और यहाँ पे आपका जॉर्डन है। तो अगर एशिया में दो जगह जहाँ पे टच करता है तो वो है आपका इजिप्ट और जॉर्डन पे। और जो दूसरा जगह है उसे बोलते हैं बाब अल मंदेब की जल संधि, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूँ। एशिया में दो जगह आपका जॉर्डन एंड जो मिस्र है, इजिप्ट, है ना। और सेकंड जो प्लेस है यहाँ पे वो है आपका स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब। ठीक है, बाब अल मंदेब इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से टच करते हैं, यमन और जिबूती। ओके, यमन ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला पे, और जिबूती है आपका अफ्रीका पे। ठीक है,
और इन दोनों के बीच जो कनेक्शन पॉइंट है वो है बाब अल मंदेब, ठीक है। और इनके बीच में आपका ये भूमध्य सागर मिल गया, और नॉर्थ ईस्ट में मिलता है लाल सागर, रेड सी, है ना। तो लाल सागर ये जो है अफ्रीका और जो अरब का ये जो पेनिनसुला है, तो उनके बीच में है, अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में लाल सागर है, रेड सी, ठीक है। तो ये चीजें आप इनको याद रखिएगा, अपने पॉइंट्स में लिखते जाइए इनको। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर तीनों ही अफ्रीका से गुजरते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो विषुवत रेखा है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो 6 देश हैं जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है अफ्रीका के अंदर, और ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम वेस्ट से ईस्ट की ओर में इनके नाम याद रखेंगे। सबसे पहला देश है जिससे निकलती है वो है गैबोन, ओके। ये देखिए, ये गैबोन जहां से विषुवत रेखा जा रही है। इसके बाद दूसरा देश मिलेगा कॉन्गो, ओके। तीसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको जायरे भी बोलते हैं, ओके, जायरे या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका चौथा है युगांडा। पांचवा है आपका केन्या, जहां पर चाय की बहुत पैदावार होती है। और छठा है सोमालिया, ओके। ये 6 कंट्रीज हैं जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद रखिएगा, ठीक, ओके। तो अब ये आपने समझ लिया। इसके बाद ये देखिए, जो आपका अफ्रीका है, इसमें टोटल कितने देश हैं? करीब 55 देश हैं इस महाद्वीप के अंदर। 55 देश पाए जाते हैं इस महाद्वीप के अंदर, और इनमें से 6 द्वीप ऐसे हैं जो द्वीपीय हैं, जो आइलैंड कंट्री हैं, ठीक है। मतलब जो ये मेन लैंड देख रहे हैं आप, इस पे नहीं है, ये आप इधर कहीं समंदर के अंदर स्थित हैं। जैसे ये है आपका मेडागास्कर, है ना, ये एक द्वीपीय कंट्री है। सेशल्स है, ये एक द्वीपीय कंट्री है, ठीक है। तो 6 द्वीपीय देश हैं महाद्वीप के अंदर, और 49 देश हैं जो स्थल पर स्थित हैं, भूमि पर स्थित हैं, ठीक है। तो इन 49 देशों में, या 49 का, इन 55 देशों में जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ओके, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्जीरिया, ओके। देखिए कहां पर है अल्जीरिया मैप में, ये देखिए, ये रहा आपका, ये पूरा इसका एरिया है अल्जीरिया का, ठीक है। तो अल्जीरिया यहाँ पर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप भी अपने पास एक मैप लेकर रखिएगा, और चूंकि हम लोग जितने भी महाद्वीप वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नोट्स के फॉर्म में पढ़ाया है। तो पर जब महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपके पास अगर ये मैप रहेगा, आपके पास ये नक्शा रहेगा, तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, बना लेना। बाकी पीडीएफ जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको पीडीएफ तो प्रोवाइड करा दी जाएगी नोट्स के फॉर्म में, ओके। तो जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, वो है अल्जीरिया। और सबसे छोटा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है सेशल्स, ठीक है। ये द्वीपीय कंट्री है, सबसे छोटा ये यहाँ पर है, ये एक आइलैंड है। तो सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से सेशल्स, ठीक। अब हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया, नाइजीरिया है, ये देखिए यहां पर है नाइजीरिया। और ये इसमें सबसे अधिक जनसंख्या है अफ्रीका के किसी भी देश के कंपैरिजन में। यहां पर 2 जनजातियां पाई जाती हैं, उनके नाम भी देखिए। एक जनजाति है हाउसा, हाउसा, और दूसरी है फुलानी, हाउसा और फुलानी। ये 2 जनजातियां नाइजीरिया के अंदर पाई जाती हैं। जो हाउसा है वो कृषक हैं, खेती करके अपने जीवन पालन करते हैं, जबकि जो फुलानी है वो पशुपालक हैं, ये पशु पालते हैं अपने जीवन यापन के लिए, ठीक। याद रखेगा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे के सारे, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा देश है वो है सेशल्स। जो हमारे द्वीपीय देश थे उनमें जो है सबसे बड़ा जो देश है वो है मेडागास्कर। मैंने बताया आपको 6 द्वीपीय देश हैं, 6 आइलैंड कंट्रीज हैं। पहला है मेडागास्कर,
ओके, और ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा। ये देखिए, ये है मेडागास्कर, ठीक। और ये मोजाम्बिक देश है, ये देखिए, ये लैंड पर ये मोजाम्बिक कंट्री है, इससे ये अलग हुआ है। पहले ये आपस में जुड़े हुए थे, पर यहाँ पर एक दरार पड़ी और मेडागास्कर जो है इससे अलग होके इसका मूवमेंट पूर्व की दिशा में हो गया। तो अब मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में जो समुद्र है उसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। ओके, तो मेडागास्कर मोजाम्बिक से मोजाम्बिक चैनल के द्वारा मुख्य भूमि से अलग होता है। ओके, दूसरा है आपका कोमोरोन। यहां पर ये देखिए, ये है कोमोरोस, ये आइलैंड है यहां पर। ओके, तीसरा है सेशल्स। सेशल्स ये सबसे छोटा है, यहां पर ये देखिए। इसके बाद चौथा जो आपका आइलैंड है वो है मॉरिशस। मॉरिशस, यहाँ पर भारतीय लोग बहुत अधिक पाए जाते हैं जनसंख्या में, यहाँ पर ये मॉरिशस। और घूमने के लिए बहुत फेमस प्लेस है मॉरिशस, बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं। ओके, आपको भी मौका मिले तो कभी मॉरिशस जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पांचवा है साओ टोमे। साओ टोमे, ये यहाँ पर स्थित है। इसका छठा है केप वर्डे। ओके, ये इधर ही स्थित, ये देखिए केप वर्डे। ओके, तो इस तरीके से टोटल 6 आइलैंड कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर, जिनमें सबसे बड़ा है मेडागास्कर और सबसे छोटा है सेशल्स। बाकी आपने सब समझ लिया, ये 6 के 6 नाम याद रखिएगा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पर आप देखिए एक देश है तंजानिया, इसमें देखिए पॉलिटिकल मैप में, ये देखिए तंजानिया है, ठीक है। तो इसके पूर्व में आपको 2 आइलैंड मिलेंगे, ठीक है। एक का नाम है पेम्बा और एक का नाम है जांजीबार, यहीं पर स्थित है। ये देखिए जांजीबार दिख रहा है आपको, यहीं पर बगल में उसके पेम्बा है, ठीक। पेम्बा, 2 आइलैंड हैं इनके नाम लिख देता हूं मैं, पेम्बा, दूसरा है जांजीबार। ये दोनों आइलैंड बहुत ज्यादा फेमस हैं लौंग और इलायची की खेती के लिए, बहुत ज्यादा फेमस है लौंग और इलायची। विश्व की 90% जो लौंग और इलायची है इन्हीं 2 आइलैंड से आती है, ठीक है। पेम्बा और जांजीबार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है 3 देशों से मिलकर बनती है, ठीक है। ये देखिए सींग जैसा, सींग नुमा एक यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ये देखिए ऐसा सींग लिख रही, तो इसी को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग। तो इसमें 3 देश हैं जो मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं, सोमालिया, दूसरा है आपका इथियोपिया, और तीसरा है जिबूती, याद रखिएगा। तो ये जो है, ये पूरा, ये आपका सोमालिया दिख रहा है आपको, इथियोपिया दिख रहा है, यहां पर है जिबूती, बहुत छोटा सा, ये ऐसे नहीं, ऐसे दिखेगा, यहाँ पे ये आपका है, यहाँ पे जिबूती। तो इस तरीके से इन 3 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसके बाद यहां पर जो एक देश है मोजाम्बिक, है ना, ये देखिए मोजाम्बिक, इसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा लंबी है अफ्रीका के सारे देशों में, ठीक है। तो सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है, मोजाम्बिक की, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मरुस्थलों की, कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं आपके अफ्रीका के अंदर। तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल, वो अफ्रीका में पाया जाता है, सहारा मरुस्थल। ओके, इसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी, ये देखिए कालाहारी मरुस्थल। इसके बाद तीसरा है नामिब, ठीक है, यहां पर है नामिब, नामिब डेजर्ट, ठीक।
तो ये हो गया। और एक है नूबियन, नूबियन मरुस्थल। ओके, तो ये चार जो रिजल्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ओके, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये देखिए पूरा फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये इसमें आपका अल्जीरिया हो गए, मिस्र का बहुत बड़ा भूभाग है, सूडान, ये सारा इसके अंदर आता है। मिस्र में एक नदी बहती है, इसे कहते हैं नील नदी। ओके, ये देख रहे हैं आप, ये आ रही है ये नील नदी। तो ये जो नदी है इसकी वजह से इजिप्ट थोड़ा हरा भरा है और पानी की उपलब्धता है, इसलिए नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। जो कालाहारी मरुस्थल है इसका जो है विस्तार 3 देशों में है मुख्य रूप से, इनके नाम भी याद रखिए। आपका जो कालाहारी है वो कहाँ कहाँ पर है? नामीबिया में है, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, 3 देशों में ये कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो देश है सबसे नीचे दिखेगा आपको, ये देखिए, सॉरी, ये जो दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, तो इसके अंदर भी 2 देश हैं जो दक्षिण अफ्रीका से घिरे हुए हैं। ओके, इस, है ना, आप समझ गए ना, यहां पर जैसे एक देश है, यहां पर देश है, तो इनके नाम याद रखिए। एक है आपका लोसेथो, लोसेथो, ठीक, और दूसरा है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड ने अपना नाम हाल ही में बदल दिया है, इन्होंने अपना नाम बदल दिया है, अब इनका नाम है स्वातिनी। ई साइलेंट है, किंगडम ऑफ स्वातिनी। दक्षिण अफ्रीका में ही एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, ड्रैकेंसबर्ग, ये देख रहे हैं आप, ये पर्वत है, ये पाए जाते हैं ड्रैकेंसबर्ग, ड्रैकेंसबर्ग। इसको एक बार क्लीन कर देता हूं मैं। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग। ओके, इसके बाद है एटलस पर्वत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है अफ्रीका के, यहां पर पाए जाते हैं, ये देखिए एटलस, मिडिल एटलस, है ना। यहाँ पे जो कंट्री है मोरक्को, तो मोरक्को में ही एक श्रृंखला है जहां पर एटलस माउंटेन पाए जाते हैं। तीसरी एक पर्वत श्रृंखला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है किलिमिंजारो, ठीक है, माउंट किलिमिंजारो। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ओके, जो कि तंजानिया में स्थित है। ओके, तंजानिया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए ये किलिमिंजारो। ओके, ये एक वोल्केनिक पीक है, मतलब जो ज्वालामुखी चोटी है ये, पर अब ये सुषुप्त है, अब यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, और साल भर, वर्ष भर ये बर्फ से ढकी रहती है, स्नो कवर होती है ये, तो ये सफेद रंग की दिखती है आपकी माउंट किलिमिंजारो की चोटी। ओके, तो ये 3 है, आप तीनों याद रखिएगा। ड्रैकेंसबर्ग ये है आपके साउथ अफ्रीका में, एटलस माउंटेन ये मोरक्को में है आपके यहाँ पर, ठीक, और जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है माउंट किलिमिंजारो, तंजानिया में स्थित है, और ये वोल्केनिक पीक है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और साल भर ये बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, अच्छा, जो ये एटलस पर्वत है इनका फैलाव मोरक्को के अलावा अल्जीरिया में भी है, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, 3 कंट्री में ये फैले हुए हैं। आप देखेंगे अगर यहाँ पॉलिटिकल मैप में, तो यहाँ पर ये देखिए अल्जीरिया है, मोरक्को है और ट्यूनीशिया, तो इन तीनों देशों में आपके एटलस माउंटेन फैले हुए हैं, पर्वत जो श्रृंखला है। इसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका की झीलों की। झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अफ्रीका में बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं, ठीक है, तो इनमें जो प्रमुख लेक हैं वो हैं आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट तो है विक्टोरिया लेक, ये देखिए ये लेक विक्टोरिया। इसके बाद आपकी आ जाती है लेक टंगानिका, फिर है आपकी एक लेक मलावी। ओके, और जो इंपॉर्टेंट है आपकी लेक अल्बर्ट,
लेक कीवू, लेक एडवर्ड, ना। तो बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे विक्टोरिया झील की। तो विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित है। ये देखिए इक्वेटर जा रहा है ना। और यहाँ पर आपको लेक विक्टोरिया मिलती है, ये ठीक है। तो लेक विक्टोरिया दो देशों से घिरी है, आपकी तंजानिया और युगांडा। इन दोनों देशों में ये बाउंड्री शेयर करती है विक्टोरिया लेक। और विक्टोरिया लेक से आपकी व्हाइट नील निकलती है, ठीक है, व्हाइट नाइल रिवर। देखो नील नदी है, ये दो धाराओं से बनती है। एक है आपकी ब्लू नील और एक है व्हाइट नील, ठीक है। तो ये जाके दोनों ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं। ये है आपकी विक्टोरिया, तो यहाँ से व्हाइट नील निकलती है और ये जाके खार्तूम, सूडान की जो राजधानी है खार्तूम, वहां पर मिलती है और उसके आगे नील नदी बन के बहती है। तो ये जो ब्लू नील है ये निकलती है टाना लेक से, ठीक। और व्हाइट नील निकलती है विक्टोरिया लेक से, ओके। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर आपकी जो लेक है वो है टंगानिका, टंगानिका झील। आप मेरे साथ अपनी एटलस लेकर रखिए, चूंकि इसमें बहुत छोटा छोटा है तो आपको हो सकता है दिख ना रहा हो ठीक से। तो आप अपनी एटलस में साथ साथ देखते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इन झीलों से। और अक्सर ये लोग ये पूछते हैं कि कौन कौन से देशों से ये झील की बाउंड्री मिलती है, किन किन देशों में इनका, इन झीलों का विस्तार है, ओके। तो जो टंगानिका लेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका विस्तार 4 देशों में है। अफ्रीका के 4 देशों में टंगानिका लेक का विस्तार है। ये जो लेक देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये है टंगानिका लेक, ठीक है। तो इसका जो है जो विस्तार, एक देखिए आप तंजानिया में है ना। इसके बाद बुरुंडी यहाँ पे दिखेगा, छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे बुरुंडी है वहां पे। इसके बाद कॉन्गो और जाम्बिया, कॉन्गो और जाम्बिया। तो 4 देश हैं, इनका नाम याद रखिए आप। तंजानिया, ये अपनी लेक जो ये जो लेक है इस आप अपनी एटलस में देखिए, अच्छे से आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तंजानिया, बुरुंडी, तीसरा देश है कॉन्गो और चौथा है जाम्बिया। ये जो कॉन्गो है जायरे वाला कॉन्गो है, ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ओके। तो ये 4 देश हैं जिनमें जो है टंगानिका झील का विस्तार है। इसका तीसरी है, आप यहां देखिए मलावी, ये लेक, मलावी लेक, मलावी झील, ओके। इसका विस्तार भी आपको 3 देशों में मिलता है। कौन कौन से हैं? तंजानिया, मलावी, इसी के नाम से इस देश का नाम है मलावी, और तीसरा है मोजाम्बिक। ये देखिए मलावी है तो यहाँ पे ये आपका मोजाम्बिक है और यहीं पे मलावी देश है, ठीक है, और तंजानिया। तो 3 देशों में इस झील का विस्तार है, ओके। आई होप आपने इसको समझ लिया है, नोट डाउन भी कर लिया है। इसके बाद एक है तुर्कान लेक, ये केन्या में स्थित है, तुर्कान लेक, ये वाली, ठीक है। तो लेक तुर्कान, चौथी लेक है लेक तुर्कान, यह है केन्या में, ठीक। एक लेक है जो मैंने बताया जहां से ब्लू नील निकलती है, टाना झील, और यह है इथियोपिया में, यहाँ पे ये देखिए लेक टाना, ओके, यह है इथियोपिया में, ओके। और एक झील और बचती है आपकी, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं, नासिर, नासिर झील, यह है मिस्र के अंदर, ठीक, मिस्र में स्थित है नासिर, ओके। इसके बाद लेक एडवर्ड भी है यहाँ पे, लेक एडवर्ड जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, लेक एडवर्ड, लेक कीवू, लेक अल्बर्ट, ये सारी स्थित है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये आपको बहुत सारी झील यहाँ पर दिख रही हैं लगातार लाइन से, है ना। ये लगातार ऐसे झील दिख रही हैं। आप अगर देखें इस वाले में देखिए,
यहाँ पर ये सब पूरा ये देख रहे हैं, पूरा पानी पानी दिख रहा है। ये एक सीरीज सी बन रही है, एक लाइन से बन रही है जहाँ पे पानी भरा हुआ है ना। पूरा अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो शायद नदी बन जाती, बीच बीच में कहीं पे थोड़ा लैंड आ जाता है और फिर से एक नई झील चालू हो जाती है ना। ये देखिए ऐसे चलता चला आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ से ये आपको नील नदी मिल जाती है, तो पूरा एक पानी ही दिखेगा यहाँ पे आपके, है ना। ये एक पूरी एक लाइन बन जा रही है जहाँ पे पानी पानी है ना। तो आप एक चीज समझिए कि पानी हमेशा कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहता है। पानी हमेशा कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हिस्सा है, ये नीचे है, मतलब कुछ धंसा हुआ है जमीन के अंदर, पानी यहाँ पे भरा है ना। आप कहीं पे भी गड्ढा कर दीजिए और थोड़ा पानी अगर वहां डालेंगे तो वो हमेशा जो सबसे निचला हिस्सा होगा वहां पर आके पानी भर जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये हिस्सा अपने में धंस गया है। और चूंकि जो ये हिस्सा धंसा हुआ है इसी को ही बोलते हैं भ्रंश घाटी। एक्चुअली यहाँ पर एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया है ना। तो ये जो घाटी है ये धीरे धीरे फैल रही है, ओके। और ये जो भ्रंश घाटियां हैं इनका निर्माण होता है जो हमारे पृथ्वी के 200-250 किलोमीटर अंदर जो प्लेट्स हैं, कुल 6 प्लेटें पाई जाती हैं धरती के अंदर। और ये प्लेटें जो है आपस में इनके अंदर एक मूवमेंट होती है, मतलब कोई प्लेट फैल रही है तो उसके बगल वाली प्लेट को दबा रही होगी। तो इसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर तमाम सारी प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे दो प्लेट आपस में मिलती हैं तो जहाँ पे वो मिलती है वहां पे जमीन ऊंची हो जाती है, ठीक है, और वहां पे ऐसे पर्वत बन जाते हैं। तो जैसे हिमालय पर्वत है वो इसी का एक उदाहरण है, ठीक है। तो एक जो अब हमारी इंडियन प्लेट है, हमारी इंडिया की एक सेपरेट प्लेट है, तो ये जो इंडियन प्लेट है ये मिल रही है किससे, एशिया एशिया की प्लेट से। तो वो जो ज्वाइंट है वहां पर हिमालय पर्वत बन गया। तो जितने भी ऐसे माउंटेन होते हैं, वलित पर्वत होते हैं जो, ये प्लेटों के मिलने से ही बनते हैं, ठीक। तो अभी क्या होता है, जैसे कहीं पर तो प्लेट मिलती है और कहीं पे दो प्लेटें आपस में दूर जाती हैं, भैया इनमें मूवमेंट हो रहा है ना, तो दूर जाती हैं। तो जब ये दूर जाती है तो जब पहले कभी ऐसे प्लेट जुड़ी रही होगी, पहले ये जुड़ी हुई है, तो जब ये अलग जाएंगी दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, है ना, तो यहाँ पर दरार पैदा होगी एक। और वही दरार है ये, इसी को भ्रंश घाटी बोलते हैं। पहले जब दरार पैदा होगी तो उसके अंदर पानी भर जाएगा, और फिर जब ये और बड़ी हो जाएगी तो और पानी भर जाएगा, और फिर जब ये और ज़्यादा दूर हो जाएंगे तब यहाँ पर एक महासागर बन जाएगा, बस एक समंदर बन जाएगा, चैनल चैनल बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक भ्रंश घाटी है। आगे के आने वाले लाखों करोड़ों साल के बाद ये जो हिस्सा है इधर वाला, ये आपस में टूट जाएगा, ये अफ्रीका से टूट के अलग हो जाएगा और पूर्व की दिशा में विस्थापित हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए जो मेडागास्कर है ये कभी इससे जुड़ा था, आप इसका शेप देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये शेप और इसका शेप, ये देखिए ये दोनों एकदम सेम है। मतलब अगर आप इसको यहाँ से लेकर आते हैं, यहाँ सटाते हैं, तो ये पूरा का पूरा इसमें सेट हो जाएगा। तो क्यों, पहले कभी ये हिस्सा जुड़ा हुआ था पर यहाँ पे ऐसे कभी दरार बनी होगी और यहाँ पे एक झील रही होगी बड़ी सी, है ना। फिर ये लाखों सालों में बाद धीरे धीरे इसका विस्थापन हुआ। इनका विस्थापन आप समझ लीजिए 1 या 2 सेंटीमीटर होता है पर ईयर। एक साल में सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर का विस्थापन होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, ठीक है। पर लाखों सालों बाद अगर देखेंगे तो इनका विस्थापन बहुत ज्यादा हो चुका होता है और इनके बीच में पानी भर जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हर जगह चल रही है, पूरी पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं चलती रहती है। ऐसे ही एक भ्रंश घाटी का निर्माण अमेरिका में भी है, यूएसए में, जो आप आज के समय में जो वहाँ का कैलिफोर्निया स्टेट है, तो वहाँ पर एक भ्रंश घाटी डेवलप है। आगे आने वाले लाखों साल के बाद, जैसे ये अमेरिका है तो यहाँ पे एक भ्रंश घाटी डेवलप है, तो ये कैलिफोर्निया स्टेट वेस्ट साइड में पश्चिमी दिशा में मूव करके अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी एक भ्रंश घाटी है, इसको रिफ्ट वैली भी बोलते हैं, ओके। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली। हमने जो अफ्रीका महाद्वीप के जो इम्पोर्टेंट भौगोलिक बिंदु थे वो समझ लिए, जो आप यहाँ पर जो मरुस्थल पाए जाते हैं वो सारे हमने समझ लिए, जो लेक्स पाई जाती हैं, जो झीलें पाई जाती हैं वो हमने समझ ली, ठीक है। आगे वाले कल के जो वीडियो में मैं आपको यहाँ पर पाई जाने वाली नदियों के बारे में बताऊंगा, और यहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में बताऊंगा, और भी जो कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो हम लोग अफ्रीका के पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है आपको सारी चीज़ें मैप के थ्रू बताने की, तो जिससे कि आपको चीज़ें दिखें और आपको अच्छे से याद रहें। तो मैं अब आगे के जो भी वीडियोस पढ़ाऊंगा महाद्वीप से रिलेटेड,
तो वो ऐसे ही कराऊंगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप अपने साथ एक एटलस लेके पढ़ें, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और फिर हमेशा याद रहेंगी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।